हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। सो हमारा एक टॉपिक रहता था इसमें एसएचएम में फ्री ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन का। वही आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, कैसे उसकी इक्वेशन बनती है। और ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन पे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्री ऑसिलेशन। देखो, फ्री ऑसिलेशन क्या होती हैं। ऑसिलेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। और वो फ्री ऑसिलेशन कब होगी, जब वो अपने आप ही मूव कर रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स उसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है। मूव करने के लिए अपने आप वो ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसकी ऑसिलेशन को स्टॉप करे, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसकी ऑसिलेशन को रिस्ट्रिक्ट करे। तो उस टाइप की जो ऑसिलेशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। जो सिंपल ऑसिलेशन हम पढ़ते हैं, टू एंड फ्रो मोशन एक मीन पॉइंट के अबाउट, जैसे ही हम पार्टिकल को इधर से इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ या किसी भी तरफ हम पुल आउट करेंगे तो क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा जो उसको वापस से अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से वो ऑसिलेशन होगी। लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। और जो फ्री ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेट करने की, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्री ऑसिलेशन में जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उस पार्टिकल की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इस केस में क्या है, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं आ रहा है तो क्या होगा, हमारे पास ग्राफ ऐसा आएगा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो उसको अपोज करेगा उसकी ऑसिलेशन को। तो एम्पलीट्यूड सपोज इनिशियली 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो सेकंड थिंग वही बोलिए कि एम्पलीट्यूड, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है फ्री ऑसिलेशन के केस में, ठीक है। और जो फ्री ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम और क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पे, किस टाइप का नेचर है बॉडी का, कैसा स्ट्रक्चर है, उस पर भी ये डिपेंड करती है। तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये होता है फ्री ऑसिलेशन। अब हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, देखो बाहर से कोई हम फोर्स लगा रहे हैं ताकि उसका, देखो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये तो नॉर्मल बात थी, आइडियल बात थी कि फ्री ऑसिलेशंस हो रही है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवाएं तो वो थोड़ी देर में धीरे धीरे स्टॉप कर जाती है। क्यों, उसकी फ्रिक्वेंसी क्यों धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स है जो उसकी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अब वो जो अपोजिंग फोर्स है वो एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, विस्कस फोर्स भी हो सकता है, अगर सिंपल पेंडुलम को पानी में हम डालें, ठीक है। तो डैम्प्ड उसकी वजह से क्या होता है, अगर जैसे ऑसिलेशन हो रही है और एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है तो वो ऑसिलेशंस धीरे धीरे कम होंगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस बाय टाइम। सो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। इसमें क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड देखो पहले इतना है, फिर ये कम हो गया, ये और कम हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ होता है, और ड्यू टू डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती है। तो यही है, द ऑसिलेशन ऑफ बॉडी हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, एक ऐसी बॉडी की ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा हो। इस ऑसिलेशन में क्या है, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और डिक्रीज़ हो किस वजह से हुआ है, रेजिस्टिव फोर्सेस की या डैम्पिंग फोर्सेस हम कहते हैं, डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से, जो फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स, कोई भी वो फोर्स जो उसकी मोशन को अपोज कर रहा है वो डैम्पिंग फोर्स है, उसकी वजह से ये डैम्प्ड ऑसिलेशन आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड और एनर्जी दोनों डिक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है। और जो फोर्स
जिसकी वजह से ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है, ऑसिलेशन डिक्रीज़ हो रही है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक ऑसिलेट कर रहा है ऑसिलेटर, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी अगर v है तो डैम्पिंग फोर्स क्या होगा? माइनस बी बी। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई? देखो, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा? वो इधर को आ रहा है तो उसको आने नहीं देगा, उसकी मोशन को अपोज करेगा, यानी कि जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो आएगा उतना ज़्यादा उसको रोकने के लिए फोर्स लग रहा है, तो उतना ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा। तो डैम्पिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने क्या लगा दिया? बी लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा डैम्प्ड ऑसिलेटर में? देखो, डैम्प्ड ऑसिलेटर है, उसमें क्या है? एक तो जब उसको हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो एक तो रिस्टोरिंग फोर्स था जो उसको वापस से अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा था पार्टिकल को। ठीक है, तो एक तो रिस्टोरिंग फोर्स था जो उसको रोक रहा था, रेजिस्टिव फोर्स की तरह एक्ट कर रहा था। अब एक डैम्पिंग फोर्स आ गया, तो डैम्पिंग फोर्स प्लस रिस्टोरिंग फोर्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रेजिस्टिव फोर्स बनाते हैं, जो उसकी मोशन को अपोज करते हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? नेट फोर्स एफ के इक्वल। तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा? एफ आर प्लस एफ डी के इक्वल। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स, और डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? माइनस बी वी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब इसको देखो, एफ को हम ये लिख सकते हैं, एफ क्या होता है? एम में होता है एम, और एक्सेलरेशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये इधर की साइड आ गया तो प्लस बी, और v को लिख दिया डी एक्स बाई डी टी, और ये भी इधर की साइड आ गया तो प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर की ये इक्वेशन आ जाती है, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b जो हमारे पास है वो क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये जो डैम्प्ड ऑसिलेटर है, इसकी ये चीज़, ये फ्रिक्वेंसी आपको लर्न करनी है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। ये फ्रिक्वेंसी आपको लर्न करनी है। उसके बाद जो एम्पलीट्यूड होता है, इसका फॉर्मूला भी कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है। इसको आप x ना यूज़ करके ए नॉट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड पहले क्या था? इनिशियली एम्पलीट्यूड क्या था? इनिशियली एम्पलीट्यूड ए नॉट था। ठीक है, बाद में एम्पलीट्यूड कितना हो गया? डैम्प फोर्स की वजह से ए हो गया, तो टी एम माइनस बी टी ओवर 2m। तो ये इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये दोनों, ये आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में एनर्जी क्या होती है? तो नॉर्मली क्या होती थी? हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी। यहाँ पे एक्स की जगह या हाफ के ए स्क्वायर होती थी। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ से ये हमारे पास एनर्जी आ गई। तो ये हमारे पास थी डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो सबसे पहले हमने बात की थी फ्री ऑसिलेशन की। फ्री ऑसिलेशन में क्या था? कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं था, ओनली रिस्टोरिंग फोर्स था। वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा था पार्टिकल। ठीक है, कोई रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर नहीं था, तो उसको हमने कहा था फ्री ऑसिलेशन, और उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने कहा था नेचुरल फ्रिक्वेंसी। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है? एक एडिशनल रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ नॉन एज डैम्पिंग फोर्स। और वो डैम्पिंग फोर्स की वजह से क्या होता है? एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, एनर्जी डिक्रीज़ होती है, ऑसिलेशंस डिक्रीज़ होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे सिस्टम जो होता है उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो वो जो डैम्पिंग फोर्स है वो कितना होता है वो हमने यहाँ डिस्कस किया, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है और एनर्जी क्या होती है वो डिस्कस की। अब इसके बाद देखो, अब हमने जो ग्राफ लिया वो देखो क्या हो रहा है इसमें। फ्री ऑसिलेशन में ग्राफ ऐसा आ रहा था, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा था। उसके बाद जो डैम्पिंग में हुआ, जो नेचुरली, मतलब ये तो आइडियल केस है फ्री ऑसिलेशन वाला, जो एक्चुअल में केस होता है वो डैम्पिंग वाला केस होता है, जो रियल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे धीरे उसकी मोशन रुक रही है।
तो वो इस टाइप से एम्पलीट्यूड और एनर्जी डिक्रीज़ होती रहती है, जैसा इस ग्राफ में दिखाया गया। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो, हम उसे उसी एम्पलीट्यूड से उसी एनर्जी के साथ मूव करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसकी जो एनर्जी है, वो मेंटेन्ड रहे सिस्टम की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इस ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब हम बाहर से एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगाते हैं, जैसे सपोज़ हम झूले पे झूलते हैं, तो क्या होता है, हम झूले पे झूल रहे हैं, धीरे धीरे वो झूला क्या है, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे से खड़ा हुआ कोई उस पर धक्का मार रहा है, तो वो धक्का मारने से क्या होगा, वो झूला कंटिन्यू जो है वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ चलता रहेगा। तो वो जो बाहर से धक्का मारा वो क्या था, एक एक्सटर्नल फोर्स था। नेचुरली क्या हो रहा था, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा था। हमने क्या किया, बाहर से एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑसिलेशंस हैं वो उन्होंने अपने एम्पलीट्यूड और एनर्जी मेंटेन कर ली। तो ये मेंटेन्ड एनर्जी और मेंटेन्ड एम्पलीट्यूड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल पेरियोडिक चाहिए जो फोर्स्ड ऑसिलेशन करवाए। तो इस टाइप की ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसमें एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, द ऑसिलेशन इन विच अ बॉडी ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसमें क्या होगा, अब हमने जितना एम्पलीट्यूड उसका कम हो रहा था, वो हमने बाहर से फोर्स देके मेंटेन कर दिया, उतनी एनर्जी देके। तो अब ना एम्पलीट्यूड कम होगा ना एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड भी फिक्स रहेगा, एनर्जी भी फिक्स रहेगी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर वुड हैव डिक्रीज्ड ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेज। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा था, लेकिन एनर्जी गेंड की एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो अब क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन में अब देखो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड ऑसिलेटर की होती है वो किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स के, जो बाहर से हम, अब देखो एक तो उसकी जो वो सिस्टम मूव कर रहा है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक बाहर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हम बाहर से ऑसिलेशन करवा रहे हैं, एक उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज इन एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये फोर्स हमें गिवन है, एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। ये एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच वी हैव अप्लाइड फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। सो अब यहाँ पे देखो, अब जो मोशन हो रही है फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंडर, वहाँ कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। एक तो रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसके मोशन को अपोज करना चाहता है, एक डैम्पिंग फोर्स है जो उसकी मोशन को अपोज करना चाहता है, प्लस एक ये फोर्स है जो उसके मोशन को मेंटेन करके रखना चाह रहा है। तो नेट फोर्स जो नेट है, एफ नेट यानी कि एम ए, वो किसके इक्वल होगा, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, सब फोर्स का एडिशन कर दिया। तो यहाँ से क्या आया, एम ए को मैंने ऐसे लिख लिया, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये इधर की साइड आके पॉजिटिव हो गया, बी वी भी इधर की साइड आके पॉजिटिव हो गया, बी की जगह डी एक्स बाई डी टी कर दिया, और एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर नहीं आएगा, एम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा। आपको मेनली ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू लर्न रखनी है, क्या होती है, एफ नॉट बाय में एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू बाई एम का स्क्वायर, ये लर्न करनी है। ठीक है, ओमेगा नॉट अंडर रूट के बाई एम क्या था, ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें लर्न करनी है। इसके बाद एक और टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, लिसाजियस फिगर्स। इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो अगर एसएचएम है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट मोशन होगी वो कोई ना कोई शेप बनाती है, चाहे स्ट्रेट लाइन, चाहे सर्कल, चाहे पैराबोला, इलिप्स, तो वो कुछ भी ऐसी इस टाइप की शेप बनाएगी। अब देखो, और जो ये शेप्स बनती है, इन्हीं शेप्स को हम क्या बोलते हैं, लिसाजियस फिगर्स, इन्हीं शेप को हम बोलते हैं। तो अब देखो इसमें केस में क्या होता है, एक्स इज इक्वल, ये दो हमें पेरियोडिक फंक्शन दिए हुए हैं,
एक SHM ये है, एक SHM ये है, ठीक है। और इन दोनों की जो लिसेजियस फिगर बनेगी उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। यहाँ से साइन ओमेगा टी निकालेंगे, क्या आएगा x/a1। यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकालेंगे, क्या आएगा y/a2। तो यही फैक्टर लेके ये इक्वेशन में यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि फेस क्या गिवन है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फेस अगर फाई 0 हमें गिवन है, फाई 0 गिवन है तो क्या होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा, और कॉस 0 1 है इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/a1 माइनस y/a2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो x/a1 विल बी इक्वल टू y/a2, और यहाँ से y क्या आ जाएगा, a2/a1x। अब इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उससे, तो हमें पता चल रहा है कि अगर फेस डिफरेंस 0 होता है तो हमारे पास जो कर्व आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसकी स्लोप m क्या होगी, a2 में a1, ठीक है। तो स्लोप क्या होगी, a2 में a1। तो देखो इस तरह दो पेरियोडिक मोशन का रिजल्टेंट निकाला, तो उससे हमें क्या पता चल गया कि किस टाइप की लिसेजियस फिगर हमारे पास बन के आ रही है। अब इसमें ये चीज़ें लर्न करनी है, ध्यान रखनी है। देखो अगर फेस डिफरेंस π/4 का होता है, अगर फेस डिफरेंस π/4 का होता है या आपको इस टाइप की इक्वेशन दिखती है, तो ऑब्लिक एलिप्स होगा, π/4 का फेस डिफरेंस होगा या 3π/4 का फेस डिफरेंस होगा, दोनों के केस में ऑब्लिक एलिप्स होगा। अगर x²/a1² प्लस y²/a2² इज इक्वल टू 1 होगा, हमें पता है ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर a1 और a2 इक्वल होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इज इक्वल टू r² होती है, ठीक है। तो अगर a1 a2 इक्वल होगा तो ये दोनों a लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू a², तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, a1 और a2 अलग अलग हैं, तो क्या बनेगा, इलिप्स की इक्वेशन जैसे होती है x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1, यही इक्वेशन होती है। तो इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन वाला हमने डिस्कस कर लिया कब आता है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, देखो अगर फेस डिफरेंस, अगर ω1 और ω2 की रेशो 1 आती है हमारे पास, ठीक है, दो इक्वेशन ऐसे हमें दी होंगी, ω1 और ω2 की रेशो निकालेंगे, अगर 2:1 आती है और फाई हमारे पास पाई और 2π या 0 ऐसे पाई का मल्टीपल होता है, तो हमारे पास ऐसे 8 बनी हुई फिगर आएगी। अगर π/4 3π/4 होता है तो डबल पैराबोला आएगा, ठीक है। अगर π/2 होता है तो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। अगर 5π/4 7π/4 होता है तो डबल पैराबोला आएगा। 3π/2 होता है, देखो π/2 3π/2 यानी कि π/2 का मल्टीपल होगा हमारे पास, तो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। π/4 का मल्टीपल होगा हमारे पास तो डबल पैराबोला आएगा। और अगर 0 या 2π इस टाइप का होगा तो हमारे पास 8 टाइप की फिगर बनी हुई आएगी। अब इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ, देखो a particle moves in xy plane according to rule x is equal to a sin omega t and y is equal to a cos omega t, the particle follows। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन से क्या आएगा, x डिवाइड बाई a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहाँ से क्या आएगा, y डिवाइड बाई a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इनकी स्क्वेयरिंग करके इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x डिवाइड x बाई ए का स्क्वायर प्लस y बाई ए का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1, और ये क्या आ गया, x² प्लस y² इज इक्वल टू a², एंड दिस इज़ नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज़ सर्कुलर पाथ। तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आई होप ऑल थिंग इज़ क्लियर टू यू। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।